भी हो सकती है, जितनी मर्जी। ओके, हमारी कवर करते। नाउ सभ्य क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर व्हिच वाज इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोडक्टिविटी भोजन बनाना, डिकम्पोजिशन जो मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शरीर का क्या होता है, आत्मा अमर होती है लेकिन शरीर डिकम्पोज होता है आज भी। तो क्या होता है कि अगर किसी की डेथ होती है तो बॉडी को जला देते हैं। तो व्हाट हैपन देयर, जब एनिमल्स रोड साइड मरते हैं तो उनको तो कोई जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, उनकी बॉडी का क्या होता है। जब प्लांट मरते हैं उनकी बॉडी का क्या होता है, अगर कॉफिन में दफना दी लाश तो उसका क्या होगा, अगर ऐसे ही दफना दी कपड़े में लपेट के उसका क्या होगा। तो देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस वी डू विद द डेड बॉडीज। व्हाट हैपन विद द डेड बॉडी इज नोन एज डिकम्पोजिशन। तो आज हम कोशिश करेंगे, क्या हम कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी तो हम साथ साथ कर रहे हैं तो हमारा चलता है, ये स्टैंडर्ड है हमारे को में चलेगा। प्रोडक्टिविटी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भोजन कैसे बनता है और उसके साथ कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, उसमें कंफ्यूजन होती है, वो क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे एक 4 मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, टर्मिनोलॉजी में आपको घुमा सकते हैं। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि मृत्यु व शरीर का क्या हुआ। तो डिकम्पोजिशन से भी आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारा टारगेट है कि हम 8 मार्क का क्वेश्चन लिखे जाए, ठीक है। यस मैम। चलो बिफोर वी स्टार्ट फटाफट अपनी कॉपी निकालो और उसमें लिखो, जल्दी आंसर लिखो, 1 मिनट है आपके पास। कॉपी निकालो, कॉपी पे लिखना है, कॉपी पे। मैम कल भी तो पूछा था आपने से। आज नहीं पूछ सकती, रोक लेगा, आज ग्रेटफुल नहीं है। जल्दी कॉपी निकालो भाई, कॉपी पे लिखना है लेकिन, ओके। कॉपी पे लिखना है, 1 मिनट है आपके पास। 30 सेकेंड्स डन, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। और तो रियांश कॉपी है, बताऊं तुझे, कॉपी पे लिख, रजिस्टर पे लिख। लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। ओके स्टॉप, वेरी गुड। अब लिखिए आप चैट, राइट इन द चैट बॉक्स। रियांश सिस्टर कितने साल की है? 19 की। ओह, मारपीट नहीं करते क्या तुम भाई बहन? दैट्स स्वीट। अ गुड डे, ओके कशिश। मेरा है, आई हैव ड्रीम्स, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं उठी नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स। माय फैमिली, ओके आर्यन। कृति, कृति, माय डैड, ओके। माय फोन इज चार्ज, हर्ष क्या बात है, ये तुमने मतलब आधे से ज्यादा दुनिया की ग्रेटफुलनेस बता दी बेटा। हेल्दी डिनर, क्या खा लिया रिजु, तुमने खा भी लिया डिनर? बाय टीचर, ओके। माय मदर नवनीत, ओके। नो फिजिक्स क्लास, अरे खाजल इतनी खुशी से कैसे जियोगी। रिया चंदेल, माय काइंड हार्ट, ओह। आई हैव बैड एक्सपीरियंस दैट मोल्ड मी ग्रेटली, बैड एक्सपीरियंस ने तुमको अच्छा कर दिया, नाइस। एंजॉय माय डे विद माय टीममेट्स, ओके अप्पू। आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव सच अ ब्यूटीफुल, ओह थैंक यू। मैं अज्यूम करती हूँ मेरी बात हो रही है, स्कूल के टीचर की नहीं हो रही। पेपर्स आर ओवर, अरे हरीश इससे बढ़िया बात हो ही नहीं सकती, पेपर खत्म हो गई। जानवी स्लीपिंग, जानवी की खुशी वो है जो हम सबकी है कहीं ना कहीं, यार आई एम ग्रेटफुल मेरे को सोने को मिली है। सोनिया माय डैड, इशिका माय फ्रेंड्स, ओके कूल। चलो डन, ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करें प्रोडक्टिविटी से। या मैम। देखो, टुडे आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ गुड डे एंड स्माइल ऑन माय फेस, ओके चलिए दैट्स गुड। डीपी में भी तुम हंस रही हो, नाइस। अच्छा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? एनर्जी, कॉन्फिडेंस, बिलीव, फेथ टू मी, गुड प्रवीण। नाउ देखो, साइंटिस्ट के नाम आएंगे इकोलॉजी में, ठीक है, साइंटिस्ट। लेकिन पढ़ने कौन से? अब अगर तुम कोई भी हेल्प बुक निकालोगे तो वहां पे ढेरों नाम है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो नाम आते ही हैं। लेकिन आपको याद कैसे करना है, आपको याद रखना है, जब भी बहुत ज्यादा पढ़ो तो याद रख लेना नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी देने नहीं जा रहे हो। ठीक है भाई, रुक जाना।
नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएचडी का पेपर नहीं है तुम्हारा, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की नहीं है उसको नहीं करना है। तो साइंटिस्ट का नाम कैसे याद रखोगे आप? सबसे पहले आप एनसीईआरटी करोगे। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप एनसीईआरटी के साइंटिस्ट का नाम करोगे। फिर तो सेकंड राउंड में रिवीजन होगी ना, अभी आपकी हमारे मेरे साथ चलेगी, उसमें भी आप साइंटिस्ट का नाम सिर्फ एनसीईआरटी के याद करोगे। और मैंने एनसीईआरटी ऊपर लिख दिया, ईआरटी। ठीक है जी। जब थर्ड टाइम रिवीजन होगी आपकी, जो अगले साल हो पाएगी, तब आप अपना जो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यूज में जो साइंटिस्ट है उनको याद करना। ठीक है, तो प्रायोरिटी पहले 2 बार एनसीईआरटी और एंड में जाके पीवाईक्यूज। क्लियर है? उसके बाद भी किसी में एनर्जी बचती है तो ठीक है, हेल्प बुक से कर लेना, मना नहीं कर रही मैं। कल को हेल्प बुक से एक क्वेश्चन आ गया और तुम मेरा लहू पी जाओ, फिर पढ़ लेना। ठीक है जी। कुछ तो आउट ऑफ सिलेबस आएगा, देखो उसमें कुछ कर नहीं सकते। 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस के चक्कर में इतना सारा पढ़ने से अच्छा है जो इन सिलेबस आ रहा है उस पर ध्यान दो। नाउ एनसीईआरटी की टर्म है इकोलॉजी। टर्म दी किसने थी? तो ये दी थी एजी टेंसले ने। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है जी। यो मैम। ठीक है, आगे चलिए। अब 4 मेजर एस्पेक्ट्स है इकोसिस्टम के जो आपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है भोजन बनाया। अब धरती पे भोजन बनाता कौन है? प्लांट। उन्हीं को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। यो मैम। अगर सनलाइट की एनर्जी से बना रहे हो तो फोटो ऑटोट्रॉफ जैसे कि प्लांट्स, और अगर केमिकल एनर्जी की मदद से बना रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफ जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं ना, आर्के बैक्टीरिया। यो मैम। ठीक है, तो प्लांट्स होते हैं। अगर इन्होंने बना दिया खाना, वो प्रोडक्टिविटी। अभी यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर जब किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी जो ब्रेक हो जाती है उसको डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर आता है एनर्जी फ्लो। प्लांट ने जो एनर्जी सनलाइट की स्टोर करी वो कैसे हर ऑर्गेनिज्म तक पहुंची, उसको हम एनर्जी फ्लो पढ़ते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। एक कार्बन डाइऑक्साइड मैंने रिलीज करी, प्लांट ने ले ली, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, वो कहाँ चली गई। तो ये सारी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है एनवायरमेंट में, राइट। तो आज हम फोकस करेंगे प्रोडक्टिविटी पे। चले? यस मैम। देखो, हमने वैसे इकोसिस्टम एनसीईआरटी के साथ आई थिंक पढ़ा ही था कि इकोसिस्टम डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा होगा एक्वेटिक। एक्वेटिक इकोसिस्टम, राइट। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। हमने एनसीईआरटी की लाइनिंग पढ़ी थी ना हमने साथ में। यो मैम। ये पढ़ा है ना हमने। यो मैम। ये पढ़ा है, नो मैम। नो मैम। ये पक्का पढ़ा है ना। नो मैम। नो मैम। मैम रीड नहीं किया है मैं अभी इसको। स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर। बोले क्यों नहीं फिर? मेरे को लगा बाकियों को पढ़ा दिया। अब बाकियों को मैंने अलग से घर बुला के पढ़ाया था कि अब हर्ष को नहीं पढ़ाएंगे। अरे बंदर, मुझे भूल जाएगा ना, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीजें चल रही है। मैं खुद बायोडाइवर्सिटी रिवाइज कर रही हूँ, मुझको नहीं याद रहेगा, तुम्हें याद रहा था। हो जाते कंफ्यूजन। कल तुमने मेरा दिमाग खराब किया था ना, क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आए थे और मैं तुमको वैक्सीन कराया था, इसलिए हम तुम्हारा यहाँ पे कर नहीं पाए थे। दूसरे बैच का हो गया था ये। ठीक है, देखो व्हाट इज एन इकोसिस्टम। वो सिंपली आपको बोल रहे हैं इकोसिस्टम इज विजुअली, देखने से हमें पता चल रहा है, इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। हम कहते हैं ना नेचर मदर नेचर है, तो मदर नेचर में हर चीज इकोसिस्टम के फॉर्म में है। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग नॉन लिविंग। यस, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म का किससे इंटरेक्शन? नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग। एबायोटिक फैक्टर से। शाबाश, ये सबको ये चार्ट याद है। एनवायरमेंट से इंटरेक्शन एक डिफाइंड एरिया में। हम हमेशा एक वर्ड डाल देते हैं डिफाइंड एरिया, जहां पर हमको बाउंड्री पता है, ये पता है कि ये सरहद है, इससे बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान आ जाएगा, है। तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो होता है उसकी फंक्शन, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर में हर जगह इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन आ सकती है, ये खूबसूरत सी लाइन है बहुत। नाउ अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाली थी मैं, एक सेकेंड। क्या बोलने वाली थी मैं? अब इकोसिस्टम की बात करें तो मुझे कोई एक एग्जांपल देके बताना, एज एन इकोसिस्टम क्या एग्जांपल देना। एग्जांपल देके बताओ। जैसे हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं हम्म और प्लांट सनलाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम्म
तो इकोसिस्टम कहाँ बना? बनने का एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर एक ये चीज बतानी होगी तो कैसे बताएगा? डिफाइंड एरिया नहीं बता रहा ना मैं। हमारा घर। हाँ, तुम्हारा घर इज एन एक तरह से इकोसिस्टम, सही बात है, लिविंग नॉन लिविंग इंटरेक्शंस तो हो ही रही है और एक डिफाइंड एरिया में पड़े हो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या ये इकोसिस्टम है? सोच के नो बोलना। मैम। नो कैसे है मैम। ये इकोसिस्टम? यहाँ वाला कौन था? बता बेटा कैसे। क्या बताना है? जिसने मेरे को यस बोला था कि ड्रॉप ऑफ वाटर इज एन इकोसिस्टम, तो ये कैसे इकोसिस्टम है? स्मॉल माइक्रोब्स के लिए। यस। क्या नाम है तुम्हारा? बता दे बेटा, सही बोल रहा है। प्रवीण ने बोला। गुड प्रवीण। ये देखो, ये बायोटिक फैक्टर्स है, छोटे छोटे माइक्रोब्स। देखो हर जगह माइक्रोब्स होते हैं, जहाँ पानी है मीडियम है ना, माइक्रोब होगा वहां पे। कुछ भी माइक्रोब के बिना नहीं होता। फिल्टर वाटर में भी कुछ ना कुछ होगा, तुम्हारे आसपास भी कुछ ना कुछ है, तो माइक्रोब इसके अंदर होंगे। और ये एबायोटिक फैक्टर हो गया पानी, ठीक है, तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और डिफाइंड बाउंड्री है ना। पानी का मॉलिक्यूल जब भी तुम हाथ ऐसे डिप करना बकेट में, ऐसे निकालना, उसका ऐसे छोड़ दो तो तुमको बूंदे गिरती हुई दिखेगी। बूंदे हमेशा एक शेप लेती है, तो एक डिफाइंड बाउंड्री बनाती है वो। तो विद इन ए डिफाइंड बाउंड्री आपको एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स दोनों मिल रहे हैं, तो दिस इज एन इकोसिस्टम ना, राइट? यस मैम। तो अगर एक डेजर्ट इकोसिस्टम है तो एक छोटी सी पानी की ड्रॉप भी इकोसिस्टम है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, ठीक है, ये भी एक इकोसिस्टम है, राइट? अब इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो पूरे धरती को भी मैं इकोसिस्टम बोल सकती हूँ, इंटायर अर्थ, कह सकती ये हूँ, मैम। बिल्कुल कह यस सकती हूँ। मैम। इंटायर अर्थ की अपनी बाउंड्री है, उसमें लिविंग नॉन लिविंग रहते हैं, तो इंटायर अर्थ को हम बुलाते हैं बायोस्फीयर, सो दैट इज आल्सो एन इकोसिस्टम, है ना? एन इकोसिस्टम, ये एनसीईआरटी की लाइन है, यही लिखी है ऊपर, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं वो। अब है कि मैं पूरे धरती को लेकर पढ़ूंगी तो यार मैं तो सही से नहीं पढ़ पाऊंगी, ना बायोटिक फैक्टर ना अबायोटिक फैक्टर, तो हम ना इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं? हम कहते हैं इकोसिस्टम जो लैंड पर है सारा, उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जो इकोसिस्टम पानी वाला है उसको हम कहेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ठीक है, एक है एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैं किसको ला सकती हूँ? एक होता है नेचुरल, जो नेचर ने खुद बनाया है, जैसे ओशियन, जैसे एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है? जहाँ पे रिवर वाटर ओशियन से मिलता है, मीठा पानी नमकीन पानी से मिलता है, उसको एस्चुरीज कहते हैं। और एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो ह्यूमन ने बनाया है। अब ह्यूमन मेड कौन सा होगा? हाँ, लेक, एक्वेरियम, पॉन्ड्स। एक्वेरियम, यस, एक्वेरियम, पॉन्ड्स, वेरी गुड। वैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जैसे फॉरेस्ट, जैसे ग्रासलैंड, जैसे डेजर्ट, तो ये होंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्लियर है? यो मैम। चलो आगे आते हैं, राइट? यहाँ पे इन्होंने ये चीज मेंशन कर दी, एग्जांपल्स को ध्यान दे देना, एग्जांपल पूछ लेते हैं। वेटलैंड्स क्या होता है? थोड़े थोड़े गीले एरिया, जैसे आर्कटा मार्श नहीं हमने पढ़ा था कि देखने में तो सूखा था पर पैर रखती तो गीले हो जाता पैर, वेटलैंड्स हो गए, राइट? नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाले पैराग्राफ को छोड़ेंगे क्योंकि एंड में समझ आएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखो इससे ना एक नीट का क्वेश्चन आया तो उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये भी मूव कर सकता है, मेरे को आज पता चला। मूव नहीं कर रहा। इन चैप्टर 13, जो पीछे वाला चैप्टर था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, आपने देखे वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के आपने एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। एबायोटिक कौन से 4 कंपोनेंट देखे थे? टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, सनलाइट। टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? टेम्परेचर। टेम्परेचर, शाबाश बच्चों, है टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट। अब बायोटिक फैक्टर्स भी आपने देखे थे, इंटरेक्शन देखी थी आपने, कोमेंजलिज्म, एमेंजलिज्म, राइट? You study how the individual biotic and abiotic factor affect each other and their surrounding. आपने देखा कि एक इंडिविजुअल टेम्परेचर कैसे एक लिजर्ड को इफेक्ट करता है ना, और एक इंडिविजुअल लिजर्ड कैसे एक शार्क को इफेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेले कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग अकेले कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। जैसे टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है ना कि एनिमल रेगुलेटर रह रहा है वहां पे या कॉन्फॉर्मर रह रहा है, तो आपने इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन दे दिया। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना अभी तक। Let us look at these components in more detail, more integrated manner. ये जो सब पढ़ा है ना तुमने एबायोटिक बायोटिक, इसको और मिला के पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम इन सबको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। And see how the flow of energy take place. अब हम इनको मिलाते हैं
और देखते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है। पौधों से एनर्जी हर्बीवोरस में कैसे की, हर्बीवोर से कार्निवोरस में कैसे की, ओमनिवोर्स कहाँ पर आए, डिकम्पोजर्स कहाँ पे आए, इसके बारे में पढ़ेंगे। Now, the interactions of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है नीट का, आया नहीं है, बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। गलत हो जाए तो मुझे कोई फोन करके कुछ नहीं बोलेगा। कि देखो, जो एबायोटिक कंपोनेंट है नॉन लिविंग है, जो बायोटिक कंपोनेंट है लिविंग है, उन दोनों की वजह से ही एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है किसी भी इकोसिस्टम का। जैसे मैं कहती हूँ रेगिस्तान है, तो क्या इमेज क्या आती है रेगिस्तान की? डेजर्ट, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं पूछा मैंने, इमेज कैसी आती है उसकी? सैंड, कैमल्स, Camel. कैक्टस। रेतीली जगह की, रेतीली जगह, सैंड, कैमल्स, कैक्टस दिखाई देते हैं, है ना। गर्मी सी दिखाई देती है, बर्फ पड़ती तो नहीं दिखी तुमको वहां पे? तो नो मैम। फिजिकल स्ट्रक्चर इज समथिंग विच यू कैन टच, राइट। तो अगर तुम देख सको, एक इमेज बना सकते हो अपने सामने, तो तुम किसके बेसिस पे बना रहे हो? इसी बेसिस पे बना रहे हो ना, डेजर्ट की इमेज की, वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वैसे ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। अगर कैक्टस मिल रहे हैं तो उसमें कौन सी साइकिल होती है? कैम साइकिल। अगर कैम साइकिल तुमको नहीं पता है तो जय माता दी, 11th में पढ़ लेंगे, और क्या कह सकते हैं, राइट। तो वो ये कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक इकोसिस्टम का फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इन दोनों की इंटरेक्शन से ही तुम्हें देखने को मिल रहा है ना वो कैसा दिखता है डेजर्ट, समझ ये बात? आप भी देखो, ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। जेठालाल जी की सोसाइटी है, क्या नाम था? गोकुलधाम सोसाइटी ना? गोकुलधाम। यस मैम। मेरी एक फ्रेंड है, वो केमिस्ट्री टीचर है बनारस में। तो पेपर चेक कर रही थी वो, उसने फोटो भेज दिया हमें। तो पेपर में क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? तो एक बच्चे ने लिखा है अंजलि तारक मेहता। सही तो। गलत सा। सरकाजम खत्म हो गया तुम लोगों का। अंजलि तारक मेहता लिखा है उस बच्चे ने। मैंने उसको बोला डांटना मत उस बच्चे को, जो भी बोलो हाथ था तो फनी, अगर सबको स्प्रेड कर, खुशियां बांट। मेरी डांटूंगी नहीं, पर अच्छा है बच्चे ने सोचा कि आंसर तो आता नहीं, चलो मैडम को हंसा ले। तो मान लो गोकुलदान सोसाइटी है। अब गोकुलदान सोसाइटी में रेड कलर की भी स्पीशीज रहती है, एक स्पीशीज, ठीक है। यहाँ पे अपने पास ग्रीन कलर की स्पीशीज भी रहती है, स्पीसीज भी, ठीक है जी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी में स्पीसी कॉम्पोजिशन क्या है। ये ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आएगा इससे। स्पीशी कॉम्पोजिशन इन लाइन से क्वेश्चन उठा के डालता है नीट। तो मेरे को स्पीशी कॉम्पोजिशन कैसे पता चलेगी? पहले मेरे को अलग अलग करना पड़ेगा कि रेड वाले इंडिविजुअल यार ये है स्पीशी, और बी स्पीशी है ग्रीन वाले इंडिविजुअल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? आइडेंटिफाई करूंगी कौन से कलर का कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी? नंबर काउंट कर लूंगी। मुझे स्पीशी कॉम्पोजिशन डालना है ना, मतलब मुझे नंबर डालना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं। तो फिर मैं नंबर काउंट कर लूंगी कि रेड वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रेड वाले हैं और ग्रीन वाले 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन वाले हैं, राइट। तो फिर मैं क्या करूंगी? उनकी न्यूमरेशन। तो अगर किसी भी इकोसिस्टम का आपको ये जानना है ना कि स्पीशी कॉम्पोजिशन क्या है, आप डेजर्ट में चले गए, आपने एक एरिया पकड़ लिया, आप जानना चाहते हो स्पीशी कैसे रहती है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि वहां पे कितने तरीके के एनिमल्स रहते हैं, कितने तरीके के प्लांट्स रहते हैं, फिर आप उनका नंबर काउंट करोगे। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा उस एरिया की स्पीशी कॉम्पोजिशन क्या है। समझ आई बात? हाँ, सो जा तू, माइक ऑन करके सोया कर। तो इससे अच्छा गला क्वेश्चन बैठ बन गया था। सकता है। हाँ प्रवीण पूछो बेटा। मैं आप नंबर ऑफ स्पीशीज की बात कर रहा हूँ हम्म एक पर्टिकुलर एरिया में। हम्म enumeration, yes yes, okay done. now एक तो क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशी ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशी कॉम्पोजिशन। जो मैंने तुमको बताया है ना, वही बात यहाँ पे लिखी है, इसे अंडरलाइन कर लो। दीज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये बोल रहे हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अरे आज तो डायग्राम नहीं है, मुझे लगा था तुम्हारा हो गया। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉरेस्ट, ये पिक्चर नहीं देख पाए हम। अब भाई खुलना चाहिए बोलती थी, धन्यवाद। ये अच्छा है, देखो। अब तुम दूर से किसी फॉरेस्ट को देखो, ऐसे समझ लो, दूर बैठे हो तुम, मस्त वेकेशन पे गए हो,
मुश्किल है तुम्हारा जाना, पर मान लो चले गए हो, तो तुम देख सकते हो कि कुछ पेड़ जो बिल्कुल टॉप हाइट पे है, तो तुमको अकेला पेड़ जनरली मिलेगा नहीं, वहां पे काफी सारे पेड़ उसी हाइट के दिखाई देंगे, है ना। तो एक उन्होंने लेयर बना ली, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो थोड़ी उससे छोटी कैनोपी वाले, उनकी एक आपको एक लेयर मिल जाएगी। फिर आप नीचे की तरफ देखो तो आपको हर्ब्स एंड शर्ब मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नीचे देखोगे तो ग्रासेस मिलेंगे। तो आपने क्या देखना है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है जी, ये वाली सीधी वाली लाइन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रही है कि नीचे छोटे प्लांट है, फिर उससे बड़े प्लांट है, फिर उससे लंबे वाले प्लांट है। समझ आइए बात। यो मैम। तो दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो एनसीईआरटी बोल क्या रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। जनरली ये बात तो करता है प्लांट्स की, लेकिन एनिमल्स भी आते हैं इसमें, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करेंगे भी, डोंट वरी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या कह रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीशी ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल। प्लांट्स डिफरेंट लेवल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मत कर देना भगवान के लिए, वर्टिकली। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ऐसे स्ट्राटा होता है, धरती छोड़ो। स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी थी नीट ने, ठीक है। तो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि वर्टिकली स्पीशी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। समझ आई ये बात। यस मैम। जैसे इसने एग्जांपल भी Yeah. दिया है कि ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्राटा या लेयर ऑफ फॉरेस्ट। स्ट्राटा मतलब मिट्टी की लेयर को बोलते हैं। तो टॉप लेयर पे आपको ट्रीज दिखते हैं, सबसे नीचे हर्ब श्रब आपको मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगी। तो आपको ये एग्जांपल देके पूछ सकता है इसको हम क्या बोलेंगे। तो दिस प्रोसेस इज बेसिकली स्ट्रेटिफिकेशन, राइट। तो प्लांट के केस में तो समझ आ गया। अब एनिमल वर्टिकली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जिराफ, एलिफेंट, ओ नहीं ओ नहीं ओ परमात्मा, ऐसा थोड़ी है सब जो लाइन में खड़े उड़ने होंगे। वाले एव्स वगैरह और ग्राउंड। नहीं, पंछी उड़ते हैं हवा में, रहते नहीं है वहां पे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो बैठ कर देख सकता है ना। देखो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे हैं। कहाँ तुम्हें हाथी और जिराफ एक साथ खड़े हुए दिखेंगे, हाँ भाई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। नहीं, ऐसे एनिमल नहीं आपको दिखेंगे लैंड पे, लेकिन आपको ओशियन में दिख सकते हैं। आप पॉन्ड में चले जाओ, अगर आप पॉन्ड में जाओगे तो आपको ऊपर तैरते हुए कौन मिल जाएंगे, बावले। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स, है ना। थोड़ा नीचे चले जाओ तो आपको कौन मिलने लग जाएंगे, एल्गीज वगैरह मिल जाती है, राइट। आप और नीचे चले जाओगे तो एक आपको लेयर कैल्प्स की मिल जाएगी। कैल्प्स होते हैं ना, आपको जनरली मिल जाते हैं ओशियंस में या वाटर के अंदर। चलो तुम्हें नई साइंटिफिक वर्ड यार, मैं मानती हूँ प्लांट किंगडम थोड़ा अभी हार्ड टाइट होगा, लेकिन आपको एक अरेंजमेंट मिल सकती है चीजों की। तो आपको एक्वेटिक सिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन मिल सकती है, ठीक है। एनिमल्स के नीचे लिख यो दो, मैम। एग्जाम्पल लिख लो एक्वेटिक सिस्टम, कहीं घबरा जाओ। जानवर मत खड़े कर देना, तुम्हारे कहने पे खड़े होंगे वो हैं कुछ भी। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। The components of the ecosystem are seen to function as a unit। अब ये जो components है इकोसिस्टम के, वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं। आपको याद है मैंने एक केस कराया था डागर जी का, हरियाणा से थे। क्या था वो केस स्टडी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग था। तो उन्होंने क्या क्या ग्रो कर रखा था एक साथ, बी कीपिंग। और तू इस क्लास में लड़कों ने ठेका उठाया है, लड़कियों को नहीं बोल रही। पोल्ट्री थी, क्रॉप्स भी थे साथ में। डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर और कंपोस्टिंग। बहुत इजी है नंबर गवाना ना रिवाइज करके, डिफिकल्ट है लाना। कभी कभार डिफिकल्ट टीचर ट्राई किया करो, इजी है ये, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत आराम से नंबर चले जाएंगे। ये सब इंटीग्रेटेड था ना। बी कीपिंग मदद करती थी एग्रीकल्चर में, बीज पॉलिनेशन करा रहे थे। डेयरी फार्मिंग से जो कुछ एग्रीकल्चर से जो कुछ बचता था वो डेयरी फार्मिंग में यूज होता था, ठीक है। और जो भी वेस्ट मटेरियल आता वो सब कुछ कंपोस्ट बनने के काम आ जाता था। सब कुछ इंटीग्रेटेड था ना, ऐसे ही था ना, ये पढ़ा था हमने। यो मैम। ये एग्जांपल मैंने यहाँ क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पर भी वो यही बात बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम में भी सब कुछ इंटीग्रेटेड है। अगर आप खाना बनाओगे तो वो खाना एनर्जी की फॉर्म में फ्लो करेगा सारे इकोसिस्टम से, ठीक है। और फिर जब सब कुछ मर जाएगा तो वो डिकम्पोजिशन के लिए चला जाएगा, है ना। डिकम्पोजिशन की वजह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी चलती रहती है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
यही वो बोल रहे हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट, ये एक साथ मिलके यूनिट की तरह काम करते हैं। इस लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट बेस। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं, दैट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। ठीक है, तो आज हम प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। चले आगे। यस मैम। Yes, ma'am. मैम। चलो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है पहले तो ये बताओ, क्या समझते हो तुम ट्रॉफिक लेवल शब्द से? ये शब्द तुम्हारे दिमाग में कुछ तो लाते ही होगा। Imaginary grouping of living organisms on the basis of common character. मेरी डेफिनेशन पढ़ के मेरे को बता रहा है, निकालो उसको बाहर। अपनी लैंग्वेज में बताओ यार, तुम्हें क्या समझ में आता है, अपनी लैंग्वेज में बता दे। ट्रॉफिक लेवल उस हिसाब से जैसे फूड चेन में नहीं होता, पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं। हाँ काफी हद तक ठीक है। और कोई कुछ ऐड करेगा इसमें? Different animals, different organisms को particular levels पे मतलब ये लेवल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दिखते हैं हमें? imaginary होता है। इमेजिनरी होते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं वो। देखो जो सारे सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? Herbivores. दुनिया दुनिया में बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं। तुम सारे हर्बीवोर्स को एक साथ इकट्ठा कर दो, सारे हर्बीवोर्स हैं, इमेजिनरी ग्रुप बना दो इनका। ठीक है, एक इमेजिनरी ग्रुप बना दिया और इसको मैं बोल दूंगी ट्रॉफिक लेवल नंबर 2, कि 1 पे तो प्लांट आ गए, ट्रॉफिक लेवल नंबर 1। तो एक इमेजिनरी ग्रुप बना दिया जहां पे सारे ऑर्गेनिज्म को रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर है ना उनका, अब एक कैरेक्टर के बेसिस पे रखा है। कैरेक्टर तुमने क्या लिया? फूड की आदत, है ना। और भी एक कैरेक्टर हम ले सकते हैं, जैसे लेट्स से तुम वेट के बेसिस पे रख दो। पॉन्ड में देखो, अगर वेट के बेसिस पे देखो तो बड़ी बड़ी मछलियां एक तरफ आ जाएगी, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो एक तरफ आ जाएंगे। तो सारे फाइटोप्लैंक्टन बहुत सारे होते हैं, डायटम जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं कितने सारे होते हैं ना। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हो वेट के बेसिस पे तुमने एक इमेजिनरी ग्रुप बना दिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का, तो वो भी एक ट्रॉफिक लेवल है। तो ट्रॉफिक लेवल एक इमेजिनरी ग्रुप होता है ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर कैरेक्टर। जैसे तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम एक ट्रॉफिक लेवल हो, जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल बना दिए तुमने, समझ आई? Yes. चलो अब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब है प्रोड्यूसर ने कितना खाना बनाया, कितना खाना बनाया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, इन दोनों को आपको समझना है, इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी आगे दो टाइप की होती है, एक होती है जीपीपी, एक होती है एनपीपी। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने पेज छोड़ा था, पेज कहाँ चला गया? अच्छा सॉरी, अब आपको दो टर्म पता होने चाहिए, आपको पीवाईक्यूज में तंग करेंगे। एक होती है प्राइमरी प्रोडक्शन, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब वर्ड आता है ना विटी, प्रोडक्शन, दोनों में फर्क है। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है द अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज इन ए डिफाइंड एरिया एट अ ट्रॉफिक लेवल 1। एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया के अंदर मैंने खेत ले लिया, ठीक है, ये एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे मैंने खेत में सिर्फ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, दैट मींस मैं एक ही ट्रॉफिक लेवल की बात कर रही हूँ। ये ट्रॉफिक लेवल है जिसका नाम है प्रोड्यूसर। एक डिफाइंड एरिया के अंदर मैं इसको स्टडी कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि कितना बायोमास इंक्रीज हुआ है। बायोमास क्या होता है? बायो मीन्स मास मीन्स वेट। बेटा वेट पर यूनिट टाइम नहीं होता, पर यूनिट टाइम होता है, पर हम बायो में उसको कंसीडर नहीं करते। नॉर्मली हम वेट की तरह, बायोमास को सिंपली वेट की तरह हम लोग ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, फिजिक्स में मत करके आना, ट्रीटमेंट हो जाएगी तुम्हारी। तो इस पर्टिकुलर एरिया में प्लांट थोड़ा बहुत तो होगा जो भी रखा हुआ तुमने, ठीक है। अब इन्होंने फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करी, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ओवरऑल वेट इंक्रीज होगा ना प्लांट का, भी तो होगी। तो फोटोसिंथेसिस के बाद कितना बायोमास इंक्रीज हो गया, इनिशियली जितना था, फोटोसिंथेसिस के बाद कितना इंक्रीज हुआ है, तो जितना इंक्रीज हुआ है दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ आया? कितना टाइम है?
टाइम नहीं मेंशन करना, बस यार यही गेम था। अगर तूने टाइम पूछ लिया ना तब मैं उसको प्रोडक्शन नहीं कहूंगी, तब मैं उसे प्रोडक्टिविटी कहूंगी। सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है एक एरिया में तुमने कितना खाना बनाया उसको काउंट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक महीने में कितना खाना बना है, या 10 दिन में कितना खाना बना है, या एक साल में कितना खाना बना है। तो जब भी पर यूनिट टाइम आ जाएगा ना देन इट इज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हम सिर्फ ये प्लांट्स के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर सिर्फ हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं प्लांट्स, और वो कीमोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया। यस, प्रोड्यूसर सिर्फ प्लांट्स होते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं ना धरती पे तो सूरज की रोशनी लेके एनर्जी फिक्स कर दे, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ फूड। कभी देखा है शेर को खाना बनाते हुए? खाते हुए दिख रहे हैं। हाँ है ना, तो पास से देख तो तुझे खा जाता। क्लियर है सबको? प्रोडक्शन था ना। प्रोडक्शन मतलब एक डिफाइंड एरिया में कितना खाना बनाया प्लांट ने फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्टिविटी मतलब एक डिफाइंड एरिया में फोटोसिंथेसिस कितनी हुई प्लस एक टाइम पीरियड में, एक महीने में कितना बना है या 10 दिन में कितना बना है। जब तूने टाइम लगा दिया ना तब वो प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी में ही पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, यस मैम। अब देखो, अब हम एग्जांपल लेते हैं। हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी। तो घर में खाना कौन बनाता है? खुद बनाते हैं। मम्मी। किसी की मम्मी वर्किंग है? छवि, छवि खाना कौन बनाता है फिर? मम्मा। मम्मी काम भी करेगी खाना ही बनाएगी। मम्मी काम क्या करते हैं? मैम टीचर है। कौन से सब्जेक्ट की? मैम 10th तक पढ़ाते हैं, साइंस और मैथ की। साइंस और मैथ की टीचर है तो पूरा दिन वो पहले काम करते हैं फिर आगे खाना ही बनाते हैं। यस मैम। शर्म नहीं आती तुम्हें? है नो मैम, साथ में पापा मदद कर देते हैं और साथ में मैं भी कई बार मदद कर देती हूँ। मदद कर दो तो क्या मतलब है? डिसाइडेड है मम्मी बनाएगी? नहीं मैम, फिर कई बार शिफ्ट लगती है, अलग अलग डे पे, मतलब डिपेंड करता है कि कौन बिजी है या कौन फ्री है। यस एग्जैक्टली, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मदद वर्ड नहीं यूज करना। मदद होती है कि किसी और का काम है हमने मदद कर दी, मम्मी का काम नहीं है खाना बनाना। समझ आई? हाँ अगर हाउसवाइफ है कोई या हस्बैंड है तो अलग बात है, तो उन्होंने घर का काम उनकी चॉइस से करा है, पर वो तो पूरा दिन ही काम करते हैं, खैर वो ज्यादा काम हो जाता है। बट मदद नहीं करते हम घर पे ही की। ठीक है, वो हमारा भी काम है। मदद वर्ड नहीं यूज करना अगली बार। ओके, सो अब बात करते हैं। लेट्स से छवि के पापा ने आज खाना बनाया। ठीक है, तो ले ले एग्जाम्पल छवि, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम। ठीक है, तो अंकल ने बनाया है खाना आज। ठीक है, और यार अंकल को ऐसे बना दो और ये अंकल अगली बार मेरे को फोन आ जाए, मैडम आपको क्या लगता है माल न्यूट्रिशन का शिकार हूं मैं? तो डैड ने बनाया है फूड। ठीक है, अब उन्होंने फूड बनाया। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है कुक, एक होता है सिंथेसिस। जो हम करते हैं वो करते हैं कुक। हम एनर्जी को स्टोर करना नहीं जानते, हम नहीं ले सकते सन से एनर्जी। जो एनर्जी लेके प्लांट ने ग्लूकोज बनाया हम उसको तोड़ तोड़ के अपने शरीर में ले सकते हैं। सो वी कुक, वी डोंट सिंथेसाइज। तो छवि के पापा ने बना दिया खाना। अब उन्होंने फूड को क्या कर दिया? कुक। जब उन्होंने खाना बनाया तो किस किस के लिए खाना बनाया? सबके लिए बनाया। तो टोटल अमाउंट ऑफ फूड कुक, तो उन्होंने सारा खाना बनाया, उसको हम बोलेंगे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोलेंगे? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो अब जिस जिसके किचन में खाना बन रहा है, जब पूरा खाना बन के लग जाएगा ना तो समझ जाना वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन अब जिन्होंने खाना बनाया वो खुद भी तो खाना खाएंगे ना, क्योंकि पापा ने जो खाना खा लिया, ही एट फूड। लेट्स से उन्होंने 4 चपाती खा ली, ही एट फूड। अब उन्होंने जो खाना खाया है उस फूड को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी लॉस। रेस्पिरेटरी लॉस, लॉस नहीं है पर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी लॉस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। देखो रेस्पिरेशन क्यों बोला मैंने? रेस्पिरेशन का मतलब होता है, एक होता है ब्रीदिंग, सांस ली छोड़ दी, ये ब्रीदिंग है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ देना सेल्स के अंदर। तो सेल्स के अंदर होती है रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब है खाना तोड़ना। तो जो छवि के पापा ने खाना खा लिया वो रेस्पिरेटरी लॉस है। अब क्वेश्चन है कि टेबल पे खाना कितना बचा, तो कितना खाना बचा होगा? कैसे निकालूंगी? ना माइनस कितना खा लिया? माइनस कर देंगे। हाँ, टोटल फूड लेफ्ट ऑन टेबल
तो जो टोटल फूड टेबल पे बचा है दैट वुड बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या कहेंगे हम उसे? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपको खाना बनाने के बाद मम्मी खाना खा ले, वैसे तो तुम्हारे बाद ही खाती होंगी, या पापा खाना खा ले, या भाई बहन खाना खा ले, जो भी खाना बचेगा ना वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो फॉर्मूला क्या आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का? इट विल बी क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। दिस वुड बी द फॉर्मूला। समझ आया? नीट में क्वेश्चन पता क्या आया था? आर स्टैंड्स फॉर व्हाट? स्टैंड फॉर रेस्पिरेटरी लॉस। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर इकोलॉजी आराम से टर्मिनोलॉजी से सब पढ़ लोगे तो तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा। ये अकेला तुमको नॉर्मल एमबीबीएस कॉलेज से एम्स मिल जाएगा, समझ आई? और तुम कर लोगे, ऐसे है तुम्हारे पास दिमाग, थोड़ा पागल हो गए। डन? सो ऐसे पढ़ लेते हैं। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है, तो फादर ने जो खाना बनाया वो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, पापा ने जो खाना खा लिया वो रेस्पिरेटरी लॉस। तो टोटल खाना टेबल पे कितना बचा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर, राइट? तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। डन है सबको? यो मैम। तो दिस विल बी नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बाद से, है ना? अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी तुम्हारे पेट में। अब तुमने खाना खाया तो छवि ने खाना खा लिया, ठीक है जी, छवि को बड़ा मजा आया, बहुत सारा खाना खा लिया। अब छवि की बॉडी में जो खाना जाएगा उस खाने का यूज क्या होगा? छवि मैम क्वेश्चन रिपीट तो करो। तुमने खाना खाया, तो तुमने अच्छा सा खाना खा लिया, वो तुम्हारी बॉडी में उस खाने का यूज क्या है? क्यों खा? मैम वो एनर्जी देगा। एनर्जी देगा। एनर्जी का क्या करोगी? बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक कर। और कोई? वर्क में यूज करेंगे। मैंने नाम लिया था वैसे। वर्क में यूज करेंगे, कौन सा वर्क? फिजिकल वर्क, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज कैसे करता है? सिग्नल कौन देता है? ब्रेन, ब्रेन में सिग्नल कौन देता है? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन। न्यूरॉन सिग्नल किसके थ्रू पास करते हैं? सिनेप्सिस सिनेप्सिस में chemicals क्या? केमिकल। तो केमिकल बनते कहाँ हैं? न्यूरॉन में बनते हैं भाई, न्यूरॉन में बनते हैं ना सिंथेसाइज। तो न्यूरॉन Yes, में जो केमिकल बनते हैं इसकी सिंथेसिस में वो एनर्जी यूज होगी, राइट? तो तूने क्या किया, तेरे बॉडी में केमिकल बना, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, है ना? तो एसिटाइल कोलिन ये जो भी केमिकल है वो उसके कंपोनेंट्स बिखरे होंगे ना, उसको जोड़ने में एनर्जी यूज हुई। तो केमिकल तेरी बॉडी में बना ना, हार्मोन तुम्हारी बॉडी में बने ना, अमीनो एसिड पड़े होते हैं, उनको मिलके बॉडी में प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन सिग्नल देता है ना, तभी तुम्हारी बॉडी मूव करती है। तुम कुछ नहीं कर सकते बिना प्रोटीन के। तो ये Yes, सब चीजें तुम्हारी बॉडी में सिंथेसाइज हुए, है ना? तो जो तुमने खाना खाया उससे जो एनर्जी निकली उससे तुम्हारी बॉडी में सिंथेसिस हुई, किसकी? प्रोटीन की, हार्मोन्स की, केमिकल्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारे सेल्स। तो ये जो सिंथेसिस हुई तुम्हारी बॉडी में इसको हम बुलाते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। समझ आया? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तुम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, तुम फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, तो तुम क्या बना रहे हो? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो खाना तुमने खाया, फूड ईटन बाय यू, वो फूड ब्रेक होगा बॉडी में और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो एनर्जी तुम यूज करोगे सेल के लेवल पे डिफरेंट चीजें बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन बनाने के लिए। और ये जो चीज तुमने बनाई है दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बेटा समझ आया? यो मैम। तो ये मत समझ जाना कि खाना खाने के बाद हम फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, ना बेटा ना। धूप से सिर्फ जादू है जो चलता था, हम जादू नहीं है। कोई मिल गया देखिए ना। यो मैम। ऐसे बोल रहा था यो मैम, आपने क्या कह दिया? नहीं देखी मैंने। ठीक है डन। यो So secondary productivity is the rate of formation of biomass by second trophic level, that is consumer, in a defined area at a given time. Defined area भी होना चाहिए, given time भी होना चाहिए। तो हम ऐसे बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ रखते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो पत्ते खाने वाला होगा,
वो दो हो सकता है, या तो वो होगा हर्बीवोर, नहीं तो वो क्या हो सकता है, omnivores, ऑर्निवोर। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, इसे हम बोलेंगे कंज्यूमर। अब ध्यान से नेक्स्ट वर्ड सुनना, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर और ऊपर वाले को हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोड्यूसर। दैट डजंट मीन कि वो प्रोडक्शन कर रहा है, इट सिंपली मीन उसकी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शन से जो बन रहा है दैट इज प्रोडक्शन। क्लियर है? yeah, तो कंक्लूजन क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस विद ईच सक्सेसिव प्रॉफिट लेवल। देखो जो प्रोड्यूसर के लेवल पे खाना बना, अभी आप धीरे धीरे सीखोगे, जब मैं आपको एनर्जी फ्लो सिखाऊंगी यू विल सी कि जो प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर थे ना, मैं ट्रॉफिक लेवल 1 लिख रही हूँ, ट्रॉफिक लेवल 1 पे जो खाना बना वो होगी मेरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस इक्वल्स टू जीपी माइनस आर ना। तो रेस्पिरेटरी लॉस हुआ यहाँ पर, फिर सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो आएगा बेटा रेस्पिरेटरी लॉस तो यहाँ भी होगा। तो धीरे धीरे रेस्पिरेटरी लॉस की वजह से ना जो प्रोडक्शन होती है ना, अगर आप ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे जाओगे ना तो यू विल सी कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो बायोमास से कम होती जाती है। बायोमास का सिर्फ ये मतलब नहीं आप इंटरनल वेट देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम शेर का साइज तो मोटा है, जिराफ तो छोटा सा होता है उसके कंपैरिजन में। वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस, आप एनर्जी के लेवल में बात करो, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना इस सक्सेसिव लेवल पे कम होती जाती है। अगर शेयर का साइज बड़ा है तो एनर्जी भी तो ज्यादा कंज्यूम करता है ना वो, फिर तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है फिर, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऊपर जाते जाते सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते डिक्रीज होती जाती है, एनपीपी डिक्रीजेस। ये नीट का क्वेश्चन है, समझ आया? एनसीईआरटी की लाइन है ये, क्लियर है? Yes, ma'am. यो मैम क्वेश्चन है ये, तो मैंने तुमको लैंड की बात बताई ना, दिस वाज ऑल अबाउट लैंड। अभी तक तो मैंने ओशन की बात ही नहीं करी, तो लैंड था। व्हाट अबाउट ओशंस? ओशियन में खाना कौन बनाता है? aquatic plants, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट। तो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन कौन है? क्या? Planktons. हाँ, डायटम्स किसने बोला? और प्लैंकटॉन्स किसने बोला? मत बोलना, या तुम तो ऐसे बोल रहे हो मैं कुछ कर दूंगी। मैं कौन है बकरी? Plankton. शुरू। यस, सरयू ने और डायटम्स प्रवीण ने बोला था शायद। ठीक है। तो डायटम्स आर नथिंग बट द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स ही होते हैं ये, ठीक है। तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। कहाँ तैर रहे होते हैं ये? पानी के ऊपर, ठीक है जी। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन है। अब अगर तुम नीचे अंधेरे में जाओगे ये मिलेंगे? no ma'am, राइट। तो अब एक डेटा है जो आपको आता है सीधा सीधा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आता है सीधा एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। ये कह रहे हैं कि धरती है, धरती, अर्थ। अर्थ दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है जहाँ पानी पानी है, अग्नि है पानी पानी, एक जहाँ पर क्या है, लैंड। sphere, हाँ, और ये वाटर है। वाटर ने कितना धरती को कवर कर रखा है? लगभग 70% एरिया, 21, 70 अबाउट, है ना, अबाउट मतलब लगभग। और लैंड ने कितना कवर रखा है? 30%, around 30%, अराउंड 30%। तो देख के क्या लगता है कि ज्यादा खाना कौन बनाता होगा? water, वाटर बनाना चाहिए, ओशंस को बनाना चाहिए, है ना। तो एक एस्टिमेट निकाला गया कि टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ की टोटल प्रोडक्शन कितनी है, अगर पूरा हम एक साल में देखें, 1 ईयर में वो कितना खाना बना लेता है बाय फोटोसिंथेसिस। तो 1 ईयर में इट मेक फूड अराउंड 170 बिलियन टन। एक साल में 170 बिलियन टन। यूनिट ध्यान से देखना, नंबर ध्यान से देखना, और ईयर लिखा है ध्यान से देखना, नीट ये उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है। तो इतना कर लेता है, दैट मीन्स मैक्सिमम खाना ओशन को बनाना चाहिए और कम अर्थ सरफेस को बनाना चाहिए ना। लेकिन हमने देखा कि ओशन सिर्फ कितना बनाते हैं, 55 बिलियन, और लैंड बनाता है 115 बिलियन। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज्यादा बनाता है, 115 प्लस 55 इक्वल्स टू 170 ना, राइट। तो ओशन कम खाना बनाता है, लैंड ज्यादा बनाता है, पहला पॉइंट तो ये। अब क्वेश्चन है क्यों ओशन कम खाना क्यों बनाता है? वहाँ पे ऑटोट्रॉप्स की कमी है। हाँ,
ऑटोट्रॉफ्स की कमी क्यों है? बेटा समुद्र बहुत गहरा है, बहुत गहरे में सनलाइट जाती है? नो नो मैम। तो डीप पानी में कौन मिलता है तुम्हें? डीप ओशन में? रेड एलगी सबसे नहीं, सबसे बिल्कुल नीचे नहीं होती, 500 मीटर तक होती है वो भी, बिल्कुल डेप्थ में। रेड एलगी भी नहीं रह सकती, फोटोसिंथेसिस करती है रेड एलगी, फोटोसिंथेसिस की लाइट नहीं होती है। अब क्या मिलते हैं? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में यू फाइंड आर्के बैक्टीरिया, जो केमिकल सिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, इनकी इतनी सिंथेसिस नहीं है, ये बहुत खाना नहीं बना सकते। तो क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट तक ओशन खाना बना पाता है ना, क्योंकि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होती, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो देयर आर टू मेजर रीजन। फर्स्ट, सनलाइट डीप तक नहीं जा सकती, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा, सरफेस पे बहुत मिनरल्स नहीं होते, जैसे हमारे यहाँ पे पत्थर होते हैं, पत्थर टूटता है उससे मिनरल बनते हैं, लेकिन ओशन के केस में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे जितनी डेड बॉडी होती है वो लैंड में जाती है, उसको मिनरलाइज करती है, लेकिन ओशन के केस में ऐसा नहीं होता। एक मच्छी दूसरी मच्छी खा लेती है, राइट। तो ओशन के केस में क्योंकि नीचे बहुत से पत्थर भी नहीं होते, तो उनमें मिनरल कंटेंट कम है, और अगर मिनरल कम होगा तो पौधे खाना कैसे बनाएंगे ना, अच्छा हेल्दी नहीं बना पाएंगे। अगर सॉइल में मिनरल कम होगा तो टेस्टी एप्पल थोड़ी बनेंगे, मिनरल्स डालना पड़ता है, जिसके लिए हम खाद डालते हैं, राइट। तो ओशन में मिनरल की कमी है और वहां पर सनलाइट की कमी है, इस वजह से ओशन की सिंथेसिस का रेट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है। समझ आया? यस मैम। नीट क्वेश्चन। ओके, चलो भाई, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, जिसे नहीं है वो जा सकता है।